Hello everyone. We have already learned about some topics from the chapter electricity in previous class. So there was a problem that in which some topics are left or paused. We will just start from the same topic, and it was how a particle get charged. कोई पार्टिकल कैसे चार्ज होता है। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि देयर आर थ्री वेज बाय विच अ पार्टिकल गेट चार्ज। वन ऑफ देम इज बाय कंडक्शन, सेकंड इंडक्शन, एंड द थर्ड वाज बाय फ्रिक्शन। और मैंने ये भी बताया था कि ये लगभग कंडक्शन ही है, लेकिन वन बाय वन हम लोग इसे रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या है। हमने जो लास्ट टॉपिक बताया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर एज अ चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट इट्स फोर्स। कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर जहां तक वो अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो उसी तरह से व्हेन अ पार्टिकल कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एंड देन गेट चार्ज, it is the process it is the process known as conduction। सपोज करो कोई एक पार्टिकल जो ऑलरेडी पहले से ही चार्ज है और उसके पास कोई अनचार्ज आ जाए और तब वो क्या हो, चार्ज हो जाए। पास करने का मतलब इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो फिर क्या होगा, तब एक चीज और होता है कि हाँ, अगर ये पार्टिकल हमारा चार्ज है और इसका जो रीजन है इसमें कोई पार्टिकल आ जाए और तब जाकर के वो चार्ज हो जाए, तो ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा इंडक्शन। दोनों में डिफरेंस है। व्हेन अ पार्टिकल कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंड गेट चार्ज, इट इज कॉल्ड चार्ज बाय कंडक्शन। while in second case, when particle comes in the an electric field of a charged particle and get charged, it is called charge by induction। Next one, it is friction। You have seen in electrostatic current, जो हमने पहले ही शायद क्लास 8 में पढ़ा था, वो लाइटनिंग वगैरह, इस केस में जो था थंडरिंग, तो वहां भी हमने देखा होगा, या कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कॉम का, कि कॉम जो है रब होने के बाद, फ्रिक्ट होने के बाद, वो पेपर जो टुकड़ा होता है छोटे छोटे, उन सभी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आखिर कैसे करता है, तो ऐसे केस में कि जब कॉम हेयर से रब्ड होता है तो ये हेयर जो होता है हमारा, ये बहुत ही फेयरली, बहुत एक तरह से समझो कि ये इजीली चार्जेबल हो जाता है। दोनों पार्टिकल चार्ज हुए, हेयर भी चार्ज हुआ और कॉम भी चार्ज हुआ। एक पॉजिटिव गेन किया, दूसरा क्या किया, निगेटिव। इस चीज को हम थोड़ी और भी अच्छे तरीके से जाने तो जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था वहां पर में हमने गौर किया था कि अगर कोई एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऐसे केस में निगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन डोनेट क्यों करेगा, गेन क्यों करेगा, तो ये एक रीजन है कि जब किसी भी नॉर्मल या एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम को इंसिस्ट किया जाता है बाय द फोर्स या बाय एनर्जी लेवल, तो ऐसे केस में पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट कर देते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या फिर क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो फ्रिक्शन का कॉज कुछ इसी तरह का है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल
के ऊपर रब करता है, फ्रिक करता है, तो ऐसे केस में कुछ एनर्जी जो डिस्पर्स होता है वो दूसरे पार्टिकल या पहले पार्टिकल के एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब करता है, और इसी कारण से कोई एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा गेन करता है। तो ये हमारे पास तीन तरीके थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाउ ए पार्टिकल गेट चार्ज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, it is SI unit and symbol of charge. Generally charge is represented by Q. चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? तो Q से। जनरली चार्जेस आर डिनोटेड बाय Q। जब आप एक से ज्यादा रखते हो चार्ज पार्टिकल्स किसी कैलकुलेशन में, तो ऐसे केस में आप स्मॉल q से भी क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। एंड द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्योंकि कूलम्स का बहुत बड़ा योगदान रहा फाइंड आउट करने में। फोर्स एक तरह से समझो कि एक कूलम्स फोर्स भी होता है, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन के केस में जब हम जानते हैं कि दो सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, या दो नॉन सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो फोर्स होता है ये कूलम फोर्स कहलाता है। कैसे क्या, वो हमारे पास ऑलरेडी एक टॉपिक बचा हुआ है जहां हम डिस्कस करेंगे। SI यूनिट एंड सिंबल हम लोग सबसे पहले देखें तो सिंबल हमारा है चार्ज का Q। अगर एक से ज्यादा हो यानी पोलर फॉर्म में हो एंड नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो हमसे स्मॉल q से भी क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। कूलम इसका SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, या फिर इसको आप C से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने दो टॉपिक, हाउ ए पार्टिकल गेट चार्ज, सेकंड SI यूनिट एंड सिंबल ऑफ चार्ज। Third is, but according to notes or according to chain of this chapter, it was the seventh. It was the seventh. So seventh is Coulomb's law. ये Coulomb's law क्या है? तो Coulomb's law को जानने से पहले एक चीज और जान लें। जैसे हमने कहा था कि एटम जो है हमारा वो कंसिस्ट करता है थ्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हमारा क्या था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नेक्स्ट लेवल चार्ज होता है 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिवली माना गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसे क्या? निगेटिवली। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन बोथ केसेस आर सेम एंड इट वाज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड जो है वो लगभग सेम है दोनों के ऊपर, एक को पॉजिटिवली जाना जाता है और दूसरे को निगेटिवली। इसे बताने के पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि जस्ट कूलम्स लॉ के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, यहाँ कैलकुलेशन भी हमारा करना होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इट इज कूलम्स लॉ। इस टॉपिक को जरूर दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन भी करना चाहे जरूर कर लें। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल, सपोज वन ऑफ देम इज Q1, एक ये पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है हमारे पास Q2, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, r मीटर डिस्टेंस। फर्स्ट इज Q1 कूलम एंड द सेकेंड इज Q2 कूलम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अब यहां दोनों तरह का हमने कहा, क्योंकि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन, ये डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। नॉन सिमिलर चार्ज है तो ऐसे केस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। एंड बोथ आर आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बोथ आर फोर्स एंड इट इज आल्सो नोन एज कूलम्स फोर्स। सो द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल,
the force applied between two charged particles is directly proportional to the product of their charges. Product of their charges Q1 into Q2, and the force is inversely proportional to the square of distance between them. अगर इसको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने शायद इस तरह का कुछ पहले भी देखा था। तो याद होगा आप लोगों को ग्रेविटेशन में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलरली यहाँ भी कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और फोर्स जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ऐसे केस में फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बड़ा हुआ तो ऐसे केस में फोर्स हमारा घट जाएगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ऐसे केस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आएगा। फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी हैव टू टेक अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देयर इज अ K दैट इज आल्सो नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट जिस तरह से ग्रेविटेशन में हम लोग G लेते थे उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कह देते हैं, वैल्यू ऑफ G कुछ अलग होता था। यहाँ भी हम प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये आप फिर सीनियर क्लासेस में जाइएगा। द वैल्यू ऑफ K इज 9 into 10 to the power 9। 9 into 10 to the power 9। अगर यूनिट हम देखना चाहें तो आप जस्ट रिवर्स कर दें फॉर्मूला को। K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। अगर हम इससे देखें तो फोर्स हमारा न्यूटन होता है, R ए टाइप ऑफ डिस्टेंस, तो R हमारा क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाय कूलम इंटू कूलम, इट मींस कूलम स्क्वायर C स्क्वायर। सो वी हैव the value of K is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या कूलम इनवर्स पावर माइनस 2 भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही था हमारा कूलम्स लॉ कि द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आज हमने शायद ये दो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये 3 टॉपिक पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब, क्योंकि एक बॉडी कभी भी सिर्फ एक पार्टिकल से नहीं बना होता है, ये बॉडी जो भी है वो कंटेन करता है ए नंबर ऑफ पार्टिकल, और जब ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो निश्चित है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द टोटल काउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो वी हैव Q इक्वल टू N इंटू E। अब ये Q इक्वल टू N ही क्या है, तो N हुआ हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी बॉडी से कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ऐसे केस में जब हम टोटल काउंट करते हैं चार्ज को या टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि बॉडी कितना चार्ज कंटेन कर रहा है, तो ऐसे केस में टोटल चार्ज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q इक्वल टू N इंटू E। E का मतलब हुआ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप स्पेशली इसको लिखना चाहें तो लिख लें, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड ई इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे केस में हम लोग जब कभी भी अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है कि इतने सारे बॉडी से पास कर रहे हैं या बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो टोटल चार्ज काउंट करना हमारे लिए आसान होता है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल एंड विद द टॉपिक quantization of cycle charge, quantization of charge, and we will meet soon with a number of topics। साथ ही साथ फीडबैक देते रहिए, कैसा लगा, क्या लगा, ताकि और भी अच्छे से समझाया जा सके, जहां जो प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से बताया जा सके। जय हिंद, थैंक यू।